लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत ने पाकिस्तान को बुलडोजर वाली भाषा में क्या समझाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में ये पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे क्यू लाइन बैरियर, पार्किंग पोल, टिन के ढांचे और अस्थायी टेंट्स को, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हटा दिया गया। ये कार्रवाई खासतौर पर उस इलाके में हुई जहां पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा सेक्शन के पास इकट्ठा होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए थे। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी का आरोप है कि ये सारे इंतजाम निर्धारित सीमा से बाहर थे और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके इन क्यू लाइन बैरियर्स और टिन शेड्स को लगाया गया था। और जानते हैं इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने क्या किया। एनडीएमसी की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन्स पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़ी कर दी और इसके बाद इस अवैध कब्जे को वहां से हटा दिया गया। अब इस खबर के दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला और औपचारिक पहलू तो यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने जिस पर अवैध कब्जा किया था उस जगह को भारत ने बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया। लेकिन दूसरा और अनऑफिशियल अनौपचारिक पहलू यह है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की कोशिश की है। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल को वहां के प्रशासन ने हटा दिया था और इस कार्रवाई के पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने यह पहली बार किया है। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है और वहां भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जासूसी के आरोप भी हमेशा लगते रहे। ये कोई छिपी हुई बात है नहीं। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ 3 दिन में पाकिस्तान को उसी का खाना वापस उसकी थाली में परोस कर दे दिया। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ भारतीय हाई कमीशन के बाहर से पार्किंग पोल्स हटाए थे। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलाकर उसे यह बता दिया कि वो टिट फॉर टैट के लिए तैयार रहे और जो भी अवैध निर्माण है कानूनन गलत था, हटा दिया गया। देखिए ये एक्शन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान में एक्शन हुआ लगभग 3 दिन पहले, वहां पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास था वहां से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए, पार्किंग पोल्स हटाए गए और उसके लगभग 3 दिन बाद यहां ये एक्शन हुआ है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं अब इस बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को भी जरा देखिए। यह बुलडोजर उस वक्त चला जब भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। न सिर्फ दौरे पर थे बल्कि उन्होंने श्रीनगर में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पहले इस बयान को सुनिए और फिर हम आपको इसके मायने बताएंगे। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. अब ये बात क्यों अहम है? आखिर सर्गियो गौर को इतना महत्व देने की जरूरत क्या है? वो हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप से सर्गियो गौर का क्या रिश्ता है। वो एम्बेसडर तो है भारत में, लेकिन अब ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। हमने कश्मीर पर कभी भी दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की नहीं है। लेकिन यहां सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर सिर्फ आतंकवाद का सहारा नहीं लेता, वो कूटनीतिक ढोंग, साजिशें रचता है, आतंकवाद फैलाता है। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की और इस चापलूसी का मकसद यही रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल कर सके।
पहले शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन मुनीर ने अब शहबाज शरीफ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो इंटरनेशनल बूट पॉलिश मास्टर बन गए हैं। सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, ये सब बोलने में मुनीर बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन 19 अगस्त को जब सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर आए, तब पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके गुपकार स्थित आवास पर बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने पहुंचे। और ये तस्वीरें पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाता कि सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को 3 बड़े सरप्राइजेस दे दिए। पहला सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दूसरा सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी की भी समीक्षा करने की बात कही है। ये लेवल 4 यानी सबसे खतरनाक श्रेणी की वही ट्रैवल एडवाइजरी है जिसके तहत अमेरिका अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की सलाह देता है। और सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को तीसरा सरप्राइज भी दिया, और वो इन तस्वीरों से। उन्होंने श्रीनगर की मशहूर डल झील में वहां के पारंपरिक शिकारा की सवारी की। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो एक बार फिर से पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। आतंकी घटनाओं के बाद कई बार देखा गया कि पर्यटकों की जो संख्या है उसमें थोड़ी गिरावट आई थी। जानते हैं, ये वही डल झील है जिसे लेकर पाकिस्तान ने कई गलत फहमियां पाल कर रखी हैं। साल 1965 का जब युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कहते थे कि उनकी सेना डल झील में नाश्ता करेगी और कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। तो अब देखिए नाश्ता कौन कर रहा है। लेकिन उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह धूल चटाई, और अब इसी डल झील में जब सर्गियो गौर ने शिकारा की सवारी की तो पाकिस्तान इन तस्वीरों को सह नहीं पाया। फिर उसने क्या किया है वो बताएंगे, पहले ये देखिए। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्गियो गौर ने सच बोला तो पाकिस्तान इस कदर भड़क गया कि जानते हैं उसने क्या किया। उसने इस्लामाबाद में अमेरिका की प्रमुख राजनयिक नैटली ए बेकर को तलब कर खूब कड़ा विरोध जताया है, और यह भी कह दिया कि सर्गियो गौर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हालांकि यह खबर पाकिस्तान का मीडिया गढ़ रहा है और यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फटकार लगाई हो, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की अपनी हैसियत क्या है। वो अमेरिका से कितना कह सकता है और कितना नहीं कह सकता है सबको पता है। जब शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप की जूते की पॉलिश कर रहे हैं तो सबको पता है कि वो क्या कह सकता है अमेरिका को। पाकिस्तान की असली परेशानी क्या है जानते हैं? इस बात को अच्छी तरह से वो जानता है कि सर्गियो गौर का जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बयान देना एक संकेत भी है। सर्गियो गौर सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो दक्षिण और मध्य एशिया में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं। पूरे इलाके में, दक्षिण और मध्य एशिया में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बयान देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता। यह बयान कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर मौजूदा वक्त में अमेरिका के रुख को भी स्पष्ट करता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्गियो गौर के लिए ऐसा माना जाता है कि वो वही बात कहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक होती है। राष्ट्रपति ट्रंप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें मेयर ऑफ मार-अ-लागो कहा जाता है। मार-अ-लागो फ्लोरिडा में मौजूदा राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत बड़ा आलीशान बंगला है जहां वो अपनी राजनीतिक बैठकें करते हैं। और सोचिए उस घर के लिए सर्गियो गौर को राष्ट्रपति ट्रंप के इस बंगले का मेयर कहा जाता है, मेयर ऑफ मार-अ-लागो। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने सर्गियो गौर को व्हाइट हाउस का ऐसा गेटकीपर बनाया था जिसका काम था राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए ऐसे लोगों को चुनना जो उनके लिए 100% वफादार रहे। उस वक्त सर्गियो गौर ने 4000 लोगों को राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए खुद चुना था।
सर्गियो गौर की इसी वफादारी और ईमानदारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अपना विशेष दूत बनाया। इसीलिए भेजा क्योंकि वो यहां इस पूरे क्षेत्र में भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। और ये माना जाता है कि सर्गियो गौर उनके इतने करीबी हैं कि वो हमेशा हॉटलाइन पर रहते हैं, वो जब चाहें उनको कोई भी जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, जो चुनिंदा लोग राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे संपर्क में रहते हैं, जैसा हमने आपको बताया, सर्गियो गौर का नाम सबसे ऊपर आता है और आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। इसी साल 24 मई 2026 को जब दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ था, तब मंच पर अपने भाषण के दौरान सर्गियो गौर ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगा दिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच से सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिला चुके हैं। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर सर्गियो गौर ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है तो इसके कई मायने हैं। और यही कारण भी है कि इस बयान से पाकिस्तान अभी बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे मसूद खान ने कहा है कि सर्गियो गौर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की सही जानकारी नहीं है और उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से पहले अमेरिका की अपनी पुरानी कश्मीर नीति की अच्छी से ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी। सोचिए, इतिहास की ये बातें वो पाकिस्तान कर रहा है जो कश्मीर के एक हिस्से पर 1947 से अवैध कब्जा करके बैठा है। और जानते हैं कि पाकिस्तान अपने इस प्रोपेगेंडा की पोल खुद ही खोल रहा है। जिस वक्त सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर आए, वो डल झील और परी महल गए, तब उसी दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जन विद्रोह की आग में बुरी तरह सुलग रहा है। अब तो कई दिनों से आप देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। आंदोलनकारियों के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो आसिम मुनीर की सेना से नहीं डरते। मुनीर की सेना पीओके में जितने लोगों का खून बहाएगी, उतना ही ये विद्रोह अपने अंजाम तक पहुंचता जाएगा। सुनिए, पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि उसी ने भारत के खिलाफ अलगाववादी आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए थे और पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिलाया। सुनिए, अब एक बार इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखिए और यह समझिए कि पाकिस्तान कैसे खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर है, जहां सर्गियो गौर निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चर्चा करते हैं और कश्मीर की खूब तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जहां आसिम मुनीर और उसकी सेना सैकड़ों लोगों का खून बहाती है। लाइव वीडियोस में कैसे लोगों को शूट करके मारा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। जनता सड़कों पर निकली है वो आप देख रहे हैं। कई लोग वहां पर लापता बताए जाते हैं। यानी पाकिस्तान के पाप का घड़ा इन तस्वीरों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और जानते हैं सर्गियो गौर के कश्मीर दौरे को लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सर्गियो गौर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पहले से जरा मजबूत माने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की, जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, लंच पर उनको बुलाते हैं, और जब राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में सर्गियो गौर ने कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा की पोल कैसे खोल दी। यहां हम इस बात को भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सर्गियो गौर का बयान भारत के लिए कूटनीतिक जीत जरूर है, लेकिन अगर यह बयान ना भी आता तो हमारे लिए कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यहां अगर कुछ समझना है तो वो है कश्मीर पर अब तक अमेरिका का रुख कैसे कैसे बदलता रहा है। 1947 के बंटवारे के बाद जब जम्मू कश्मीर को लेकर पहली बार विवाद हुआ और भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया, तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा दिखा था। और इसके पीछे कारण यह नहीं था कि अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान के गलत दावों को सही मानता था। इसका कारण यह था कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था, और इस शीत युद्ध में अमेरिका को ऐसे देशों की जरूरत थी जो सोवियत संघ के खिलाफ उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। और इनमें भी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सोवियत संघ, चाइना, मिडिल ईस्ट के देशों के करीब था।
और इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए और उसे हथियार भी दिए, आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। और पाकिस्तान अब जो अमेरिका की तरफ झुक रहा था, इस बीच भारत को माना जाता था कि वो सोवियत संघ के साथ है। अब पाकिस्तान ने भी इस चीज का फायदा उठाया, कश्मीर को अमेरिका की मदद से कूटनीतिक मुद्दा बनाने की खूब कोशिश की। आपने देखा होगा अनेकों प्रोपेगेंडा कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने भी चलाए भारत के खिलाफ। साल 1961 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिले, तब उन्होंने ये दबाव बनाया कि जॉन एफ कैनेडी भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार करें। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी पाकिस्तान से सहमत भी हो गए और पाकिस्तान और भारत के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई थी। हालांकि इसी दौरान 62 का जंग हुआ, 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार अमेरिका ने भारत की मदद की। ये वो मौका था जब अमेरिका ने पाकिस्तान से आगे बढ़कर ये सोचा कि भारत भी उसके लिए जरूरी है। यानी उसके बाद से धीरे धीरे चीजें पलटने लगी और इसके बाद साल 1971 का युद्ध हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ कि दोनों ही देश कश्मीर को द्विपक्षीय बायलैटरल इशू मानेंगे और किसी तीसरे का इसमें कोई भी दखल नहीं होगा। उस वक्त धीरे धीरे अमेरिका भी इस समझौते के तहत कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का मुद्दा मानने लगा और समझ से अलग हो गए। लेकिन फिर 1979 में 1979 जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में आई तो एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका की जरूरत का फायदा उठाया और उसे कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक समर्थन देने की मांग की। यानी पूरी कहानी ऐसी है कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तब तब अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। साल 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई और इसके बाद दिसंबर महीने में जनरल जियाउल हक ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की। और जानते हैं इस मुलाकात के बाद क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की शुरुआत की। 24 दिसंबर 1982 से 21 मई 1984 तक 4 दौर की बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर प्रोपेगेंडा करने लगा तो इसी बीच बातचीत रोक दी गई। अब आइए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तमाम देश अलग हो गए, खंड खंड हो गया, रूस अलग हो गया, रशिया। तो इस विघटन के बाद जब अमेरिका का पाकिस्तान से मतलब निकल गया, क्योंकि सोवियत संघ का जो पावर था, जो उसकी ताकत थी, वो वैसे ही टूट चुकी थी, तब उसने कश्मीर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों का ज्यादा साथ देना बंद कर दिया। उल्टा 1999 के करगिल युद्ध के लिए अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की आलोचना की और साल 2000 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने नहीं आए, बल्कि भारत और पाकिस्तान को अपने विवाद खुद ही सुलझाने होंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए और अमेरिका ने लगातार कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत से अपने मुद्दों का हल निकालें। यानी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अमेरिका से जो ऑक्सीजन मिलता था, वो ऑक्सीजन साल 2000 के बाद बंद हो गया। और कश्मीर पर अमेरिका का रुख यही रहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। लेकिन 2019 में ये रुख फिर से बदला। इस बार जुलाई 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हों तो वो कश्मीर पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं। अब उस वक्त भारत ने बिना देर के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का विरोध किया और सीधा सीधा कहा कि ये बायलैटरल इशू है। लेकिन जानते हैं अमेरिका इस मुद्दे पर इधर उधर होता रहा है। उदाहरण के लिए इसी साल फरवरी महीने में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान हुआ, तब अमेरिका के एक विभाग ने भारत का सही नक्शा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन जब इस पर विवाद हुआ तो अमेरिका ने इस नक्शे को हटा लिया, जबकि ये सही नक्शा था। इसी तरह जून का महीना जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदला गया, तब अमेरिका ने भारत का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट पर दिखाया और भारत ने उस वक्त इसका विरोध भी किया।
संक्षेप में कहें तो कश्मीर पर सर्गियो गौर ने जो बात कही वो इससे पहले अमेरिका की तरफ से किसी ना किसी तरीके से, अगर आप सोचिए, तो किसी ने नहीं कही थी। पहली बार डायरेक्ट लाइन उन्होंने बोली है। जुलाई 2018 और जनवरी 2020 में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे केनेथ जस्टर लद्दाख और जम्मू कश्मीर गए थे, तब उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जब सर्गियो गौर का बतौर अमेरिकी राजदूत पहला स्वतंत्र दौरा हुआ और वो श्रीनगर आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, इन तमाम घटनाओं के बीच जरा पाकिस्तान में इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर क्या हो रहा है वो बताते हैं, क्योंकि वहां राजनीतिक घमासान मचा है। आज ही शाम को यह खबर आई कि पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें इमरान खान को इलाज के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का विरोध किया गया था। हालांकि ये याचिका इमरान खान को राहत देने के लिए वापस नहीं ली गई है। इसे इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि इसमें कई गलतियां थी। अब पाकिस्तान है और अब संभव है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक नई याचिका फिर से दायर कर सकती है। ये याचिका उस फैसले के खिलाफ होगी जिसमें 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता जताई थी। 1 अगस्त 2026 की इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि इमरान खान इस वक्त गंभीर श्रेणी की एंजाइटी, हाई ग्रेड सीरियस ग्रेड एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बेचैनी होती है, सीने में दर्द होता है, उनको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। इसी रिपोर्ट में उनकी दिल की धड़कन प्रति मिनट 50 दर्ज हुई थी और ब्लड प्रेशर 140/100 मापा गया था, जो थोड़ा सा ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना था कि इमरान खान को जेल में उनके परिवार और पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो तनाव और चिंता से घिर गए और कोर्ट ने इसी वजह से कहा कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इस्लामाबाद भेजे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 अगस्त को कोर्ट ने ये फैसले दिए और 4 बातें कोर्ट ने कही थी। पहला, इमरान खान को 2 दिनों के अंदर अदियाला जेल से निकाला जाए और इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उन्हें 16 सितंबर की अगली तारीख तक अस्पताल में ही रहने दिया जाए। दूसरा, अदालत ने इमरान खान को हर हफ्ते अपने परिवार से मुलाकात करने की इजाजत भी दी और यह कहा कि इमरान खान लंदन में रहने वाले अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार फोन पर बात कर सकते हैं, सुलेमान और कासिम, और ये उनकी 4 बहनें जो हैं और पहली पत्नी जमाइमा हो या बुशरा बीवी उनकी मौजूदा पत्नी, उनसे बात करने की इजाजत मिले। तो ये पूरा उनका फैमिली ट्री है जो हमने आपके लिए दिखा दिया है। इन सब से बात करने के लिए भी कोर्ट ने कहा कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए। तीसरा, अदालत ने यह शर्त रखी कि अगर परिवार से मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा होती है तो इस राहत को खत्म कर दिया जाएगा। और चौथा, कोर्ट ने इमरान खान के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का ऐलान किया जिसमें उनकी बहन उस्मा खान, निजी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद 19 अगस्त को इमरान खान ने अदियाला जेल में 9 महीने बाद अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की और इनमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी, बहन नूरीन नियाजी शामिल रहे। यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच 30 से 35 मिनट तक बताया जा रहा बातचीत हुई। और अब जब शहबाज शरीफ की सरकार ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है तब ऐसी उम्मीद बनी है कि इमरान खान जेल से अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो नई याचिका दायर करें। अगर ऐसा होता है तो 5 अगस्त 2023 के बाद वो पहली 2023 में जेल में डाला गया था, पहली बार इतने दिनों के बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे तब उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन्हीं के समर्थकों से जीते थे और कायदे से शहबाज शरीफ के लिए सरकार बनाना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनरल आसिम मुनीर को शुरुआत में यह टास्क दिया गया कि वो इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को दर्ज करना शुरू करें और यहीं से इमरान खान कई मुकदमों में फंसते गए और आज स्थिति यह है कि अगर उन्हें किसी मामले में कोर्ट से जमानत मिल जाती है तब भी वो किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह यानी अगर आप देखिए तो इमरान खान की लड़ाई इस वक्त शरीफ परिवार से भी है और जनरल आसिम मुनीर से भी है।
शरीफ परिवार से इसलिए है क्योंकि इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब शहबाज शरीफ को 2 बार जेल में भेजा गया था और नवाज शरीफ के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज हुए थे। जबकि आसिम मुनीर की इमरान खान से इसलिए दुश्मनी मानी जाती है क्योंकि इमरान खान ने मुनीर को 2018 में आईएसआई का चीफ बनाया था और बाद में जून 2019 में ही इस पद से मुनीर को हटाकर किनारे कर दिया था। यहां आपको इमरान खान का यह बयान भी सुनना चाहिए जिसमें अप्रैल 2022 में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार विदेशी ताकतों की मदद लेकर गिराई गई है और इसके पीछे इमरान खान ने अमेरिका की भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। तो इमरान खान के लिए कहा जाता है कि उनकी किस्मत ने अब तक उन्हें दूसरा चांस जरूर दिया है। साल 1987 में जब इमरान खान 35 साल के थे तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज हारने के बाद निराश होकर संन्यास की घोषणा कर दी थी। उस वक्त सबको यही लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद साल 1988 में वेस्ट इंडीज के दौरे से पहले पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इमरान खान को मिलने के लिए बुलाया और उनसे ये कहा कि अपना संन्यास वापस ले लें। यही वो मौका था जब इमरान खान को उनके क्रिकेट करियर में दूसरा चांस मिला और वो वापस पाकिस्तान की टीम में आए और अपनी कप्तानी में 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिलाया था। और पाकिस्तान के कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिकेट की तरह राजनीति के करियर में भी इमरान खान को दूसरा चांस जरूर मिलेगा। वो जेल से निकलकर सक्रिय राजनीति में जरूर लौटेंगे। खैर, जिस वक्त पाकिस्तान में बदले की ये राजनीति हो रही है तब उसी वक्त सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के लेह भी पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान के बाद अब चाइना चिंता में है और कारण है लेह से आई सर्गियो गौर की ये तस्वीरें। आज सर्गियो गौर श्रीनगर से लद्दाख के लेह पहुंचे जहां दूरदर्शन के मुताबिक उन्होंने सिंधु और जांस्कर नदियों के संगम पर रिवर राफ्टिंग की है और कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। हालांकि रिवर राफ्टिंग करने की अब तक कोई तस्वीर या सर्गियो गौर की तरफ से बयान वहां से नहीं आया। बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान हिंसा के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है जो लद्दाख के लेह पहुंचे हैं। देखिए। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना में समानता क्या है? दोनों ही देश भारत के सही नक्शे को नहीं मानते। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की सीमा पर विवाद करता है और आप ये खबरें सुनते रहते होंगे कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाकर कई जगहों के नाम भी बदल रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा विवाद है और हम चाहते हैं कि आज आप इसे बहुत ध्यान से सुने। 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले थाईलैंड देश को सियाम कहा जाता था, SIAM, जबकि कंबोडिया देश पर फ्रांस का शासन था। अब शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर बहुत विवाद था। 90-100 के दशक में सियाम और फ्रांस शासन, माफ कीजिएगा 1900 के दशक में सियाम और फ्रांस शासित कंबोडिया के बीच सीमा निर्धारण को लेकर कई समझौते हुए, जिनमें 1904 का समझौता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें तय किया गया कि दोनों देश पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर वाटरशेड लाइन के आधार पर एक सीमा रेखा खींचेंगे और अगर उस वक्त इसी आधार पर सीमा रेखा खींची जाती तो प्रेह विहार मंदिर थाईलैंड के पास जाता। लेकिन 1907 में जब फ्रांस के कुछ अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच नई सीमा रेखा का नक्शा तैयार किया तो उन्होंने पहाड़ों के सबसे ऊंची चोटी पर इसे प्रेह विहार मंदिर के पास से थोड़ा सा घुमा दिया। इससे हुआ ये कि यह मंदिर कंबोडिया के नक्शे में चला गया। अब जब यह नक्शा उस वक्त थाईलैंड को दिया गया तो उसने इस पर आपत्ति नहीं जताई। करीब 50 सालों तक थाईलैंड ने कभी भी इस नक्शे पर ऐतराज नहीं जताया और जब इस मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हुआ और थाईलैंड ने इस पर कब्जा कर लिया तब कंबोडिया इस मामले को यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई हुई
तो कंबोडिया ने यही बात उठाई कि अगर नक्शा गलत था और ये प्रे विहार मंदिर थाईलैंड को मिलना चाहिए था, तो उसने गलत नक्शे पर आपत्ति क्यों नहीं जताई इतने सालों तक। इस सवाल का थाईलैंड के पास कोई जवाब नहीं था और यही बात उसके खिलाफ गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ इसी आधार पर इस मंदिर को कंबोडिया का मान लिया। इसी फैसले के बाद दुनिया में कई देश अपने नक्शे को लेकर सजग हुए। और आज भी अगर चाइना गलत तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा करके अपना कानूनी पक्ष मजबूत करना चाहता है, जबकि भारत भी बिना देर किए चाइना की इस हरकत का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि गलत नक्शे को स्वीकार करके थाईलैंड ने क्या कीमत चुकाई। खैर,